चलें जी, पास पेपर का करते हैं सवाल और दिसंबर 23 पढ़ लें। बुक में आखिरी क्वेश्चन है और जिनके पास पुरानी बुक है तो पास्ट पेपर दिसंबर 23 में क्वेश्चन 2 था। पढ़ लें, मैं करता हूँ।
जी पढ़ लिया होगा अब तक। 2023 जून ईयर एंड है, 2 एसओएफपी हैं, 23 की है, 22 की है, और इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, और 2023 के कैश फ्लोज मांगे हैं। अच्छा अभी आपको याद तो नहीं हो गया, तो आप एक उंगली इस पेज पे रख लें और एक उंगली जो है वो, अच्छा सवाल में कहा है कि डायरेक्ट मेथड कि इनडायरेक्ट मेथड, बाय डिफॉल्ट इनडायरेक्ट मेथड ही होता है, और एक पुराने सवालों में, काफी पुराने सवालों में डायरेक्ट मेथड हुआ बेटा है, लेकिन मेनली इनडायरेक्ट ही होता है। तो जो इसका मैंने फॉर्मेट जो आज दिया है पेज 58 है, 59, एक ये सामने रख लें और एक उंगली सवाल के पेज पे रख लें। दिसंबर 23 पीएल ग्रुप है, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडिंग जून 30, 2023 और रुपीस मिलियन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जी सबसे पहले क्या आता है? पीबीटी, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स तो सवाल में है नहीं, तो बस वो जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वही पीबीटी लिखना है। 322 एट्रीब्यूटेबल नहीं लिखना, प्रॉफिट फॉर द ईयर 322 वो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट पीबीटी। अच्छा इससे अब आगे, इससे आगे होती है ऐड और लेस के अंदर नॉन कैश चीजें, और वो आइटम्स रिवर्स करते हैं जिनको नीचे कहीं ना कहीं दिखाया है। ये कॉन्सेप्ट है, और फॉर्मेट याद कर लेंगे ना तो जरा चेकलिस्ट बन जाती है। तो ऐड करने वाली चीजों में देख लें क्या क्या जी, क्या है पीबीटी से आगे चले ना, क्या है? डेप्रिसिएशन है ना, तो डेप्रिसिएशन है दी हुई सवाल में। डेप्रिसिएशन की फिगर नहीं, तो पीपी की वर्किंग पे चलते हैं, या तो दी होती है, नहीं तो फिर पीपी की वर्किंग से निकाल लेते हैं। पीपीई से रिलेटेड आपको सवाल में क्या क्या गिवन है? सबसे पहले तो बीडी सीडी होंगे ना जी, बीडी 795 सीडी 81। अच्छा अब आप वो पेज 59 60 61 पता नहीं, मैंने पीपी का एक एग्जांपल अकाउंट भी बना के दिखाया हुआ है, 61 होगा शायद। देखें क्या क्या है सवाल में, क्या क्या है, इसको देखें और फिर सवाल में ढूंढें। इसको एक बार देख लें, पेज 61 है ना, 61 पीपी का सैंपल अकाउंट बना के दिखाया हुआ है, इसको एक बार देख लें, चीजें पूरी कर लें, और फिर देखें सवाल में क्या क्या है। चले पेज 61 भी अगर ठीक तरह देख लिया तो सवाल की चीजें मैं ढूंढ देता हूं। 61 चले सवाल तरतीब से चलते हैं। एसओएफपी के फेस है तो पीपी मिलना था, लिख लिया। पॉइंट नंबर 1 इसका पीपीई के बारे में कुछ नहीं है। पॉइंट टू पीपीई जो पेरेंट और सब्सिडी दोनों ने मिलकर इस साल वाकई खरीदे, यानी जो असल में एडिशन होती है वो उन्होंने खुद ही बता दी, और खुद इसलिए बता दी कि बैलेंसिंग फिगर अगर एडिशन निकालनी होती तो डेप्शन कहां से आती, तो हम यकीनन इसमें ना डेप्रिसिएशन ही बैलेंसिंग निकाल रहे होंगे, तो बाकी चीजें फिर गिवन होंगी। तो ये एडिशन आपको बता दिया, 69 एक है, 84 एक है, ये एडिशन है पीपीई का। बताइए दोबारा, 69 और 84 क्या बना? 153। पॉइंट 2 में और कोई पीपीई की चीज, वन ऑफ द सब्सिडरीज सोल्ड एन इक्विपमेंट फॉर 45 जिसकी कैरिंग अमाउंट 56 थी, तो ये क्या चीज है? डिस्पोजल। कहां लिखूं इधर, और क्या लिखूं, 45 या 56? 56। पॉइंट नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 4 में, हाँ जी पॉइंट नंबर 4 में जो हमने इस साल सब्सिडरी खरीदी है उसके जो पीपीई हैं उनको भी डेबिट पे लाना है, और जो इस साल सब्सिडरी बेची है उसके पीपीई को क्रेडिट पे लाना है। तो पॉइंट नंबर 4 में सब्सिडरी इस साल खरीदी है तो उसके पीपीई कितने? 265 या 272? जो एक्विजिशन खरीदी है सब्सिडरी, कब की फिगर लेनी है? कब की फिगर लेनी है एक्विजिशन की? 265। लेकिन इससे अगले पेज पे देखें जो पहला पैराग्राफ जा रहा है, ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से 265 है यार, तो मैं ही सॉल्व करे जा रहा हूं। पीपीई की डेबिट साइड पे हमने कौन से पीपीई और लिख देने हैं ग्रुप कैश फ्लो के सवाल में? जो इस साल सब्सिडरी खरीदी
उस वक्त वो जहेज में पीपीई आए ना, उसके सब्सिडी खरीदी हमने, तो पीपीई कौन सी फिगर लें जो एक्विजिशन डेट की है, ग्रुप की नजर से या सब्सिडरी की नजर से? ग्रुप की नजर से। तो 265 लें, उसमें 70 ऐड करना पड़ेगा। अगले पेज पे पहला पैराग्राफ, या पता नहीं इसी पेज पे, पता नहीं, अच्छा वो मेरे पास अगले पेज पे 265 में 70 को भी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो फेयर वैल्यू भी ऐड करनी होती है ना। तो 265 में 70 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगी एक्विजिशन ऑफ, क्या नाम है उसका, कौन सी सब्सिडरी है? एएल। तो 265 प्लस 70 335। और पीपी के अकाउंट में क्या आएगा? और 0.4 से आगे चले, 0.5। जो सब्सिडरी बेची है उसका पीपीई किस दिन वाला, डिस्पोजल डेट वाला, वो कितना है? कौन सी सब्सिडरी है? वीएल है शायद, 300। और आगे 0.5, 0.6, 0.7, बस। तो अब आप इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे ना, तो एडिशन तो आपको सवाल में दे दी है, तो बैलेंसिंग फिगर आप देखेंगे तो वो यकीनन क्रेडिट साइड पे निकलेगी और फिर वो डेप्रिसिएशन ही होगी। वन वन थ्री। तो डेप्रिसिएशन से हमने कोशिश शुरू की थी और वो मिल गई 113। जी, और देखें ऐड करने वाली चीजों में क्या क्या होता है। पेज 61, इमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल एसेट तो है नहीं कोई। आगे किसी एसेट के इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में कोई सवाल में इंफॉर्मेशन, देखिए पीपी हमने बना दिया सारा, तो इम्पेयरमेंट होता तो वहां होता। और कुछ डिस्पोजल, वो हमें क्लियरली 0.2 से पता चल रहा है कि 56 बुक वैल्यू वाला एसेट 45 का बेचा, तो लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? 9 का है। और क्या है ऐड करने वालों में? गुडविल की इंपेयरमेंट। तो गुडविल की इंपेयरमेंट तो होगी सवाल में, हो सकता है गिवन हो सकता है आपको गुडविल का अकाउंट बनाना पड़े। तो गिवन है या वर्किंग करनी पड़ेगी गुडविल की इंपेयरमेंट? तो इंपेयरमेंट के लिए फिर वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग। जी, गुडविल का सबसे पहले तो एसएफपी में वीडीडी पता है, 136 सीडी 11। अब इसका टोटल 5 ही चीजें हैं, या तो सब्सिडरी खरीदने पे गुडविल आई होगी जो कि हमने खरीदी है एएल, या फिर सब्सिडरी बेचने पे गुडविल गई होगी जो कि बेची है वीएल, या फिर इंपेयरमेंट होगी। ये 5 ही चीजें। एएल के खरीदने पे गुडविल वर्किंग करनी पड़ेगी या दी हुई है? दी हुई है, कितनी? 45। और वीएल के बेचने पे गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, पक्की बात है। उस पे थी ही नहीं गुडविल, उस पे नेगेटिव गुडविल थी, ये 0.5 में लिखा हुआ है। वीएल को जब खरीदा था तो उस पे बार्गेन परचेज थी, इसका मतलब नेगेटिव गुडविल थी, तो फिर तो गुडविल की कैरिंग अमाउंट ही नहीं थी ना। तो बस ठीक थी, ये आ गई गुडविल की इंपेयरमेंट।
जी चलें फॉर्मेट में आगे। ऐड करने वालों में क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। ये हमें कहीं मुश्किल से मिल रही है या इनकम स्टेटमेंट के फेस से ही मिल रही है? फेस से ही मिल रही है, तो फाइनेंस कॉस्ट ऐड हो जाएगी। कितनी है? 66। और ऐड करने वाली चीज़ों में पॉइंट 3 में लिखा हुआ है कि फाइनेंस कॉस्ट के अंदर एक्सचेंज लॉस भी शामिल है, तो होता है हमने तो ऐड ही किया ना। उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि वो एक्सचेंज लॉस है, वो पे थोड़ी हुआ होगा, तो पेमेंट नीचे हमने फाइनेंस कॉस्ट पेड भी तो लिखनी है ना, तो वहां पर वो पॉइंट 3 काम आएगा। हाँ जी, और ऐड करने वालों में क्या है? बैड डेट नहीं है, फेयर वैल्यू लॉस नहीं है। चले लेस करने वालों में आ जाए। अच्छा हाँ, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। तो ये तो हमें देखना पड़ेगा कि सब्सिडरी को बेचने पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। तो फिर वीएल पे क्या नजर आ रहा है? जी वीएल को बेचने पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? कैसे पता? हाँ 0.5 ढूंढते रहेंगे तो नहीं मिलेगा। 0.6 देखें, जो वीएल सब्सिडरी बेची है उसको उन्होंने प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दिखाया हुआ है, और 0.6 में उसका ब्रेकअप भी दिया हुआ है। तो वीएल को बेचने पे हुआ था प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, तो वो तो फिर लेस करने वाली चीजों में आएगा। चलें लेस करने वाली चीजों में आ जाते हैं। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। ये दिया हुआ है 75 सॉरी। और लेस करने वाली चीजों में क्या होता है? और लेस करने वाली चीजों में क्या होता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। और एसोसिएट मैंने सिंबॉलिकली लिखा होता है, जेवी भी शामिल होते हैं इसके अंदर। तो वो सवाल में उन्होंने इनकम स्टेटमेंट के फेस पे बता दिया कि जिन जिन पे इक्विटी मेथड लगाया हुआ है, इक्विटी अकाउंटेड इन्वेस्टीज का मतलब इक्विटी अकाउंटेड इन्वेस्टीज, यानी हमने जहां इन्वेस्ट किया हुआ है और उसको इक्विटी मेथड रखा हुआ है, मतलब एसोसिएट और जेवी, तो ये उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है इनकम स्टेटमेंट के फेस पे, वो हो जाएगा लेस। कितना? 81। और लेस करने वाली चीजों में क्या क्या शामिल है? पीपी बेचा है तो उस पर प्रॉफिट, तो वो एक ही था और उस पर लॉस था। और इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, फेयर वैल्यू गेन है कुछ सवाल में? नहीं। तो ये सारी चीजें पूरी होने के बाद जो आंसर आता है उसमें से फिर हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्ट करते हैं। कितना आ गया? जी 41। अच्छा, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कहते हैं, लेकिन अगर कोई अंग्रेजी ना भी लिखना चाहे तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद आती है वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो कि हम ब्रैकेट में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वर्किंग में निकाल लेते हैं, वो ब्रैकेट ज्यादा बड़े हो जाएंगे। वर्किंग 3 लेस करते, अगर इस साल खरीदा होता तो, वो तो पहले कभी खरीदा था, नेगेटिव गुडविल जरूर यहां लेस करते। तो इसके लिए चलते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में। पीपीई, गुडविल, इक्विटी अकाउंटेड लोन, करंट एसेट्स अदर देन कैश बैलेंस। तो ये उन्होंने इन्वेंटरी डेटर के चक्कर में नहीं डाला, बस करंट एसेट्स अदर देन कैश कह दिए। इसमें क्या करना होता है? क्लोजिंग में से, हाँ जी, जो इस साल सब्सिडी खरीदी है उसको निकाल दे। वर्किंग 3 क्रीज इन अदर करंट एसेट्स। जी क्लोजिंग 489 और ओपनिंग 360। क्लोजिंग में से क्या निकाल दें? जो इस साल खरीदी है उसके एक्विजिशन डेट पे करंट एसेट्स कितने थे? 152। और जो बेची है उसके बेचते हुए करंट एसेट्स कितने थे? 120। अच्छा, ये तो सब्सिडी बेचने खरीदने वाली आ गई, और भी तो कोई चीजें एडजस्ट करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 देखें, कुछ करना चाहिए। 2 नहीं 4। इसी तरह 0.5, अच्छा चलें 0.5
नहीं, करंट एसेट में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कहां से आ गई? 0.5 कह दिया, चलिए आप बताएं। क्या करें इसका? बच्चों को लेने उन अम्मी अबू ने आना है जिनके बच्चे ऊपर हैं। अगर हमने कोई पीपीई बेचा हो और उसका रिसीवेबल आ रहा हो तो उसको यहां से हटा देना है। पीपीई क्या, हमने पूरी सब्सिडरी बेची है, उसका रिसीवेबल आ रहा है 65, वो निकाल देंगे इसमें से। अब इंक्रीज डिक्रीज पता चलेगी। ये करंट एसेट्स में आ रहा होगा ना, 0.5 में लिखा हुआ है जी। इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज है शायद कि नहीं, कितनी? 32 की इंक्रीज है। करंट एसेट्स में तो बस यही थे। करंट लायबिलिटीज में क्या है? डिविडेंड पेएबल की तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखानी, और लायबिलिटीज में देखें ना, एसेट्स नहीं है। अदर करंट लायबिलिटीज जी, क्लोजिंग 144, ओपनिंग। एक तो जो सब्सिडरी खरीदी और बेची है उनको फारिग करें ना। क्लोजिंग में से किसको निकालें? जो खरीदी है उसको, उसके कितनी थी करंट लायबिलिटीज? ट्रेड पेबल्स 58। जो बेची है उसके ट्रेड पेबल्स, एक तो ये हो गया। उसके अलावा और कोई सादी कैश फ्लो सोच के एडजस्टमेंट? नहीं है। मेरा ख्याल डिक्रीज होगी 39 की डिक्रीज। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स है तो नेगेटिव आएगा, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में डिक्रीज भी नेगेटिव आएगा। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद आ जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कितना? थ्री फोर एट। इसके बाद माइनस होता है टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड। तो टैक्स तो सवाल में है ही नहीं, इंटरेस्ट पेड है कहीं? इंटरेस्ट पेड थोड़ी मुश्किल वर्किंग करनी पड़ती है अगर इंटरेस्ट का कोई पेएबल आ रहा होता, वो तो नहीं है। तो बस फिर सिर्फ 0.3 से पता चल रहा है कि इस 66 के अंदर 23 का तो एक्सचेंज लॉस है, तो वो कैश थोड़ी है, वो तो लोन को अपडेट किया होगा तो एक्सचेंज लॉस है, बाकी फिर पे हो गया होगा। तो फाइनेंस कॉस्ट पेड में 66 में से 23 निकाल देते हैं, 43, और टैक्स है नहीं, तो ये बन गया कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, कैश फ्लो पढ़ाते हुए FAR 1 के बच्चों की जैसी शक्लें नजर आती है ना मुझे, आपकी भी वैसी नजर आ रही है।
कुछ समझ नहीं आ रहा कैश फ्लो। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पीपी खरीदना बेचना, तो वो तो सारा डाटा स्टेट दिया हुआ है। परचेज ऑफ पीपीई वो वर्किंग 3 में लिख चुके हैं, वर्किंग 1 में कितना 153। सेल ऑफ पीपीई बताया हुआ है सवाल में ना 45, ये 45 जो इक्विपमेंट बेचा है। अच्छा ये तो हो गया पीपीई। कोई इंटेंजिबल एसेट की परचेज सेल, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज सेल, और कोई नॉन करंट एसेट, पीपीई, गुडविल, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट खरीदी हो सकती है, वो वर्किंग करनी पड़ेगी। फिर लोन टू एसोसिएट देख के नजर आ रहा है कि और दिया है, कैसे पता चल रहा है? पिछले साल नहीं था, अब है। परचेज ऑफ सब्सिडरी, सेल ऑफ सब्सिडरी, परचेज ऑफ सब्सिडरी कैसे लिखते हैं? खरीदते हुए जितने पैसे दिए माइनस जो उस वक्त सब्सिडरी का कैश था। तो हमने एएल खरीदी है, 0.4 में एएल खरीदी है, कितना कैश दिया? 375, लेकिन 375 ठीक नहीं है, 15 तो उसमें वो एक्विजिशन कॉस्ट है, वो निकाल दी। और सब्सिडरी का कैश कितना था? 21। हम्म 331 339। अच्छा सेल ऑफ सब्सिडी बड़ा मजे का पॉइंट है, ये पेपर में बैठ के मुझे उम्मीद है कि बहुत सारों को तो समझ नहीं आया होना, ये मैं आपको वर्किंग करके दिखाता हूँ, बड़ा मजे का। इसको बाद में बताता हूँ। और इन्वेस्टिंग में क्या होता है? परचेज ऑफ एसोसिएट होता है, सेल ऑफ एसोसिएट होता है, और डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएट होता है। तो क्या इस साल कोई नया एसोसिएट खरीदा या बेचा है? 0.1, 0.2, 0.3 जी 0.1। जॉइंट ऑपरेशन, ये जॉइंट ऑपरेशन है कि जेवी है? कैसे जॉइंट ऑपरेशन? तो जेवी हुआ ना, नेट एसेट्स में हो तो जेवी होता है, जॉइंट ऑपरेशन में हमने प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन की होती है, तो ये जेवी है, यानी इक्विटी इन्वेस्टमेंट ये मजीद की है इस साल। कितनी? 100। तो इस साल हमने मजीद इन्वेस्टमेंट की है इन जेवी, जो कि दी हुई है 100। अब रह गई एक तो सेल ऑफ सब्सिडरी और एक डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएट्स, या एसोसिएट्स की बजाय डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इक्विटी अकाउंटेड इन्वेस्टीज, वर्किंग 5। ये दो वर्किंग तब करके दिखाता हूं। वर्किंग 4 और वर्किंग 5 करता हूं, उसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देख लें, कोई एतराज है तो बताएं। हाँ जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये सवाल आपने दोबारा खुद करना है। जी जी, कंसोलिडेट तो ये हुए होंगे, लेकिन जब एक्वायर कर लिया था तो उसके बाद तो फिर और सेल्स ग्रुप की सेल्स हो गई होंगी ना, वो तो फिर ग्रुप के ही डेटर्स बनते होंगे। देखें इनमें डेटर्स भी तो होंगे ना, हो सकता है हम इसमें डेटर की इंक्रीज डिक्रीज, चलो इसमें बता देता हूं। डेटर की इंक्रीज डिक्रीज क्या कर रही होती है? सेल्स को कैश में कन्वर्ट कर रही होती है। 152 कब की फिगर है? ईयर एंड की क्या फिगर है? अब आप ये कह रही हैं कि 489 के अंदर ये शामिल है, ये तो नहीं शामिल है,
ये कह रही है ना, हम ये नहीं कर रहे कि वो भी शामिल है, हम कह रहे हैं कि 182 जो शामिल है ये सारा का सारा ग्रुप की सेल्स के अगेंस्ट तो क्रिएट नहीं हुआ। 182 तो सब्सिडरी को खरीदने की वजह से साथ आ गया था, जो मजीद 30 बढ़ा है ये ग्रुप की सेल्स की वजह से बढ़ा है। देखें, जब इस सब्सिडरी को खरीदा था उस वक्त सब्सिडरी के डेटर्स 152 थे, ईयर एंड तक आते आते 182 हो गए, तो 30 क्यों बढ़ गए? और सेल्स हुई एक्विजिशन के बाद के पहले, तो वो तो ग्रुप की हुई, वो तो पर पीपीटी में आ रही होंगी, कंसोलिडेट हुई होंगी। हाँ, हम 152 को नहीं ले, इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि सब्सिडरी को पहले से ही लेके आइए साथ अपने, हम उसको 30 को लेना चाहिए, 152 को नहीं लेना चाहिए। तो इसमें 182 शामिल है, हम उसमें से 152 छोड़ें और 30 रहे शामिल, क्योंकि वो ग्रुप सेल्स के अगेंस्ट है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, अच्छा मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व करके बता दूंगा, चले जाना है तो मैं बता दूंगा, कर दिया सॉल्व। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कोई सवाल और? सेल ऑफ सब्सिडरी, इसमें क्या लिखते होते हैं? सेल ऑफ सब्सिडरी में, सेल ऑफ सब्सिडरी में क्या फिगर लिखते हैं? जो सब्सिडरी को बेच के कैश हमें मिला माइनस जो उस वक्त सब्सिडरी का कैश था। तो हमें सब्सिडरी को बेच के जो कैश मिला वो तो नजर आ रहा है 0.5 में। कितने की बेची सब्सिडरी? लेकिन सारे पैसे मिले नहीं थे, तो कैश कितना मिला? 300 माइनस, क्या माइनस करना है इसमें से? और जो उस वक्त सब्सिडरी का कैश था कितना था? उस वक्त के आपको सारे बैलेंसेस बता दिए, बस कैश का नहीं बताया। देखिए हम लोग ना, ये सवाल का एक हिंट बता रहा हूं, ये पहले भी हुआ इस तरह से, आपको याद होगा, वैसे कुछ ही दिन पुरानी बात है, कुछ 2-3 सवाल तो बोर्ड पे किए हैं जिसमें गुडविल की फिगर दी हुई थी और एक्स सॉल्व करके फिर हम ऊपर गए थे। तो हम जो फिगर्स खुद कैलकुलेट किया करते हैं, गुडविल, गेन ऑन डिस्पोजल, नेगेटिव गुडविल, वो जो हम खुद करते होते हैं कैलकुलेट, अगर वो फिगर सवाल में दे दी हो तो फिर ये हिंट है कि कुछ ना कुछ ऊपर रिवर्स कैलकुलेट करवाना होगा। उसने आपको गेन ऑन डिस्पोजल खुद बता दिया, वो जो हम पूरी बड़ी वर्किंग करके निकाला करते हैं वो उसने खुद बता दिया, तो फिर कोई रिवर्स वर्किंग करवानी होगी। तो वीएल का गेन ऑन डिस्पोजल निकालते हैं, और चूंकि वो दिया हुआ है इसलिए उल्टा चलना पड़ेगा। वीएल का गेन ऑन डिस्पोजल निकालते हैं, कैश, अच्छा कैश हम लिखते होते हैं लेकिन बेसिकली हम लिखना चाह रहे होते हैं कि कितने का बेचा, तो 300 का बेचा, क्योंकि हम तो प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना 300, और सारे बेच दिए या कुछ रखे? एंटायर। इसमें से माइनस उस वक्त नेट एसेट्स कितने थे अदर देन कैश? नॉर्मल सवालों के अंदर हम इक्विटी से आ रहे होते हैं, इसमें तो है ही नहीं इक्विटी, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी से आ रहे हैं जी। कैश होगा यकीनन, पता नहीं कितना। गुडविल की कैरिंग अमाउंट नहीं है, नेगेटिव थी, तो उस वक्त नेट एसेट्स कितने थे? इसमें से एनसीआई को माइनस किया होगा जो कि दी हुई है 1, तो ये फिगर यहां आई होगी, फिर इसमें से माइनस किया होगा तो गेन ऑन डिस्पोजल निकला होगा जो कि 75 है। हम्म, 35। और बैलेंसिंग फिगर निकाला करें ना जब भी, तो सीधा चल के भी देख लिया करें, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये बन रहा है। तो 35 उस वक्त सब्सिडरी का कैश था। अब हम निकालेंगे सेल ऑफ सब्सिडरी का कैश। 300 में से 65 तो वैसे ही नहीं मिला था, और माइनस ये 200, ये इन्वेस्टिंग में आएगा।
हाँ जी, आगे बढ़े। इसमें पूछना कुछ, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टेड। अब आप इसमें वही जो पेज 61 के 62 पता नहीं, जो मैंने एसोसिएट वाली वर्किंग बनाई हुई है, पेज 60 पता नहीं क्या था, वन इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट वाली वर्किंग देखते हैं। इसमें क्या क्या लिखते होते हैं? एक तो एसओएफपी से बीडीसीडी आ जाएगा जी, 1 2 4 CD 2 6 1। और इसमें क्या आता है, अगर कोई नया एसोसिएट खरीदा हो, नई हमने कोई जेवी खरीदी हो, ये नई इन्वेस्टमेंट आ गई 100। और इसमें आता है अगर कोई पुराना ए या जेवी बेचा हो, वो कोई नहीं है। और इसमें आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो कितना है 81। और इसमें आता है शेयर ऑफ ओसीआई, और इसमें आता है डिविडेंड। और ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड होता है कि रिसीव्ड? डिक्लेयर्ड है। कहीं करंट एसेट्स में कोई रिसीवेबल, करंट एसेट्स में कोई डिविडेंड रिसीवेबल, तो बस फिर यही डिविडेंड रिसीव्ड होगा 44। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कितना आउटफ्लो ही लग रहा है, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थ्री फोर थ्री। अच्छा, इसमें ना एक मुखलिस मशवरा ये है, अगर आप टाइम निकालना चाहें, किसी जूनियर से कहें कि FAR 1 के ना कैश फ्लो के सवाल ला के दे, आप उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये बिल्कुल ही भूल गया है और बिल्कुल हैंडल ही नहीं हो रहा कैश फ्लो, तो पहले आप बेसिक कैश फ्लो की प्रैक्टिस कर लें। मैंने तो सिर्फ 2 सवाल डाले थे, अगर और आपको प्रैक्टिस करनी हो तो वो किसी जूनियर से ले लें। आप पहले सादे FAR 1 के सवालों की प्रैक्टिस लिख लिख के कर लें, ताकि इस पे हाथ पकाओ। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, uh, 343 outfolder. Cash flow from financing activities. जी, कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है? अगर पेरेंट ने कोई नए शेयर इशू किए हैं वो भी, और अगर सब्सिडरी ने कोई शेयर इशू किए हैं तो सिर्फ एनसीआई वाला पोर्शन। तो ये कैसे पता चल रहा है? एसओएफपी के फेस पे कैपिटल और प्रीमियम देख के क्या पता चल रहा है? एसओएफपी के फेस पे कैपिटल प्रीमियम किसका आ रहा होता है? सिर्फ पी का। तो क्या पता चल रहा है कि शेयर और इशू हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए हैं। कैपिटल भी बढ़ गया और प्रीमियम भी बढ़ गया, तो इसका मतलब शेयर इशू हुए हैं। अच्छा, क्या पता सब्सिडरी को खरीदते हुए होते, तो वो होता तो बता देते, तो ये नए शेयर ही इशू हुए होंगे। कैपिटल में कितना डिफरेंस आया है? अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 7, और ओपनिंग कितना था? तो इतना तो कैपिटल में इंक्रीज आया, ये फेस वैल्यू हो गई, और जो ऊपर प्रीमियम है वो तो है ही है कैश। तो इशू ऑफ शेयर से कैश अरेज हुआ 205। और फाइनेंसिंग में क्या आता है? जो डिविडेंड पेरेंट ने दिया वो भी, और जो डिविडेंड एस ने एनसीआई को दिया वो भी।
अच्छा यहाँ है ये वर्किंग 5 और 2 मिटानी है। डिविडेंड पेड जो पेरेंट ने दिया होता है वो भी, और डिविडेंड पेड टू एनसीआई भी। अच्छा जो पेरेंट ने दिया होता है ये सादी कैश फ्लो में भी एक वर्किंग से बताया हुआ है, और एनसीआई वाला तो एक वर्किंग है ही है। सादी कैश फ्लो में यानी एक कंपनी की कैश फ्लो में डिविडेंड के लिए रिटेन अर्निंग से पता चल जाता होता है। रिटेन अर्निंग का बीडी 265, सीडी 37, पैट कौन सा इसमें ऐड हुआ होगा? सोसी का रिटेन अर्निंग का कॉलम। सोसी में रिटेन अर्निंग का कॉलम किसका आ रहा है? ग्रुप वाला या एनसीआई बीच में ही है? ग्रुप वाला। तो पैट कौन सा वाला ऐड हुआ होगा? 322 या प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ पी? एट्रीब्यूटेबल वाला कौन सा? 241। और रिटेन अर्निंग में क्या आ रहा होता है? डिविडेंड। वन थ्री, लेकिन ये डिविडेंड पेड नहीं निकला, ये डिक्लेयर्ड है। उसके लिए हमें डिविडेंड पेएबल भी चेक करना पड़ेगा। देखिए है कहीं एसएफपी में? बीडी 4, सीडी 16, डिक्लेयर्ड 136। तो फिर कैश 124। और डिविडेंड पेड टू एनसीआई के लिए, इसके लिए वो एनसीआई वाली वर्किंग बनानी पड़ेगी। एनसीआई के बारे में क्या क्या पता है? बीडी सीडी 291, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई 81। और इसमें क्या आता है? जो नई सब्सिडरी खरीदी उसका एनसीआई, तो एएल खरीदी थी। पॉइंट नंबर 4 में उस वक्त की कोई एनसीआई दी हुई है, या हमने सवाल करते हुए एएल की गुडविल निकाली हो? शायद दी हुई थी। तो इसका मतलब है कि गुडविल की वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि गुडविल दी है तो यकीनन रिवर्स चलाना होगा। वर्किंग 7.1। और एनसीआई में क्या आता है? जो बेची वो एनसीआई 150, और फिर यहां डिविडेंड निकल आता है, लेकिन ये करना पड़ेगा। गुडविल दी है तो यकीनन उसने रिवर्स चलवाना होगा। कितनी इन्वेस्टमेंट की थी एएल में हमने? 360। ये क्या किया मैंने? वो 15 एक्विजिशन कॉस्ट निकाल दी। वैल्यू ऑफ एनसीआई पता नहीं। उस वक्त नेट एसेट्स कितने थे? 3 + 70।
135। तो इसको बैलेंस करेंगे तो एनसीआई का डिविडेंड आ जाएगा। $43। ये पेड है कि डिक्लेयर्ड है? डिक्लेयर्ड। तो कहीं अलग से डिविडेंड पेएबल टू एनसीआई आ रहा है एसओएफपी में? तो बस फिर यही पेड होगा। और फाइनेंसिंग में क्या आता है? कोई नया लोन लिया हो या पुराना वापस किया हो, तो लोन के बारे में कोई खैर खबर एसओएफपी में? अदर इन्फॉर्मेशन में तो नए लोन का कुछ नहीं बताया, लेकिन हमें एसओएफपी की फिगर से पता चल रहा है कि नए लोन लिए हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स 98 से 188 हो गए, तो नया लोन लिया है यकीनन। कितना लिया है? बज़ाहिर तो 90 है, लेकिन ये जो 188 है इसमें फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस आया हुआ है, तो ये 188 बना है। असल में 188 नहीं था, असल में ये इतना था। वो तो एक्सचेंज लॉस डल के इतना हो गया, और पिछले साल कितना था? तो नया लोन लिया होगा 67। कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का नेट नेगेटिव नहीं? अच्छा वो भी है 105। नेट कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट स्टार्ट ऑफ ईयर। कितना? तो क्लोजिंग तो टैली कर रहा है। ले जी, इतनी सी बात थी। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि कैश फ्लो भूल गए बिल्कुल, तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप कैश के सवालों की रिवीजन कर लेंगे ना तो कैश फ्लो पे हाथ चल जाएगा ना। तो ग्रुप कैश फ्लो की तो 6-7 आइटम्स नहीं है बस।
अच्छा, मैं FR1 के फाइल दे दूं अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो। करनी होनी कोई नहीं आप लोगों ने, मुझे पता है, यकीन है, लेकिन चाहिए तो बताएं। चले जी, कर देते हैं शेयर। ये FR1 के ना मैं नोट्स कैश फ्लो के शेयर कर रहा हूँ, अगर करने हो आपने सवाल तो कर लीजिएगा। ये मैं जफर साहब को देता हूँ, वो आपसे ग्रुप में शेयर कर लेंगे। इजाज को दे देता हूँ। और ये ऑनलाइन वालों के लिए मैं उस पर पोर्टल पे रख देता हूँ। चलें, कल फिर इंशाल्लाह मैं आपको फौरन कंसोलिडेशन कराता हूँ। इसके पुराना सा सवाल है, अगर डायरेक्ट मेथड का करना चाहें तो वो है जी, मेरा ख्याल है जून, एक मिनट बताता हूँ, जून 15, दिसंबर 11 अटेम्प्ट का सवाल है APL के नाम से। दिसंबर 11 अटेम्प्ट है, ये मेरी बुक में होगा कहीं ना कहीं, APL के नाम से। ये डायरेक्ट मेथड का, बस ये डायरेक्ट मेथड का एक सवाल है। चलिए ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।